आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 जो कि है पूर्णांक इंटीजर से संबंधित। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कक्षा 7 के लिए विषय गणित का हमारा पहला चैप्टर, और जिसमें हम देखेंगे पूर्णांक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो पूर्णांक या इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको इसको समझ लेना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो संख्या रेखा होती है, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारी संख्या रेखा है। अब आप रेखा किसी भी प्रकार की बनी हो तो आप इससे बात को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए, संख्या रेखा होती है, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है ना। इस प्रकार से ये हमने अंक बना दिए। इसी के साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ -3 है, और यहाँ -4 है। तो देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसमें सभी अंक आ जाते हों, प्लस वाले अंक भी, माइनस वाले अंक भी, और 0 भी इसमें शामिल हो जाता है। तो जब ऐसे ही तीनों प्रकार के अंक होते हैं जिसमें प्लस माइनस 0 सभी प्रकार के अंक शामिल होते हैं, ऐसे समूह को हम कहते हैं पूर्णांक। तो आप निश्चित यहाँ पर समझ गए होंगे कि पूर्णांक में हमें प्लस वाली संख्याएं भी आती है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर -6 लिखा, और मैंने 0 भी यहाँ पर शामिल कर लिया। तो ये तीनों ही जो है ये पूर्णांक के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए, पूर्णांक का मतलब होता है प्लस माइनस और 0 सभी प्रकार की संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन एक्सरसाइज की ओर, और मेन एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि जो हमारी मेन एक्सरसाइज होगी वो पूरी ही इन्हीं पूर्णांकों से संबंधित सवाल उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पर किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। ये वो संख्या रेखा है जिसमें इन तापमान को दर्शाया गया है। और यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन को देखना है जहां पर 4 ABCD यहाँ पर दिए हैं। इन्हीं को हमें उत्तर के रूप में हल करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इंग्लिश वाले बच्चे भी देख रहे हो तो उनको भी वीडियो से मदद मिल पाए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ए वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो पहले तो आपको यही मिल जाता है कि इस संख्या रेखा को आप देखिए और इस पे आप जो भी स्थान है, जैसे यहाँ पर बेंगलोर है, ऊटी है, और शिमला है, श्रीनगर है, लाहौल स्पीति है, तो इनके तापमान कितने डिग्री में है ये आपको लिखना है। तो आप नीचे क्वेश्चन का हल ए करके लिख सकते हैं। अब मैं सीधा यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं सीधे इनके ऊपर ही लिख देता हूँ। तो देखिए, जैसे बेंगलोर है तो बेंगलोर में यहाँ पर इस पॉइंट पर 20 है। अब 20 से आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये 21 हो जाता है और ये 22 हो जाता है, और 22 पर आपको एरो लगाकर लिखा है बेंगलोर। तो बेंगलोर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं हम ऊटी की। तो ऊटी का यहाँ पर कितना है, तो ये जैसे 10 है, 11, 12, 13 और 14। तो ऊटी का टेम्परेचर जो है वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसी के साथ हम शिमला की बात करते हैं। तो शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ श्रीनगर की बात करते हैं। देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं 0 से, और जब हम 0 से नीचे जाते हैं, 0 से डाउन में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो हमें माइनस वाली संख्याएं मिलती है। तो जैसे यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, ये -1 है, ये -2 है, तो श्रीनगर -2, तो यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे ये 5 है, -5, और ये 6, और -7, -8,
तो यहाँ पर 5 से जैसे हम बढ़ रहे हैं तो 5 यहाँ पर है देखिएगा, और 5 है 7 और -8, तो इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, तो वो है यहाँ पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और ये 9 और ये 10। तो इस प्रकार से पहला हमारा ए वाला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है। अब देखिए इंग्लिश के लिए हम यहाँ पर इनके नाम सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं और इस प्रकार से टेम्परेचर को भी लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बी वाले क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर बी वाला। उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर क्या है। तो यहाँ पर सबसे गर्म और सबसे ठंडा, तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप 0 से नीचे जाते हैं तो जो भी नंबर पहले आता है वो उसके बाद वाले नंबर से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए जाए कि मैं यहाँ पर -2 की बात कर रहा हूँ। अब 0 से आप जाते हैं तो पहले -1 आता है, फिर -2 आता है, फिर -3, -4। अब यदि इन सब में मैं बड़े की बात करता हूँ कि इन सब में बड़ा कौन है, तो इसमें -1 जो होगा ये सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा -2 होता है, उससे छोटा -3 और उससे छोटा -4। जो सामान्यतः हम प्लस वाली संख्याओं को देखते हैं तो उसमें जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है, पर माइनस वाले में विपरीत होता है, जो पहले आता है वो बड़ा होता है और जो बाद में आता है वो छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब यहाँ पर सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, तो वो है बेंगलोर का, और सबसे कम किसका है, तो वो तापमान है यहाँ पर और लाहौल स्पीति का, है ना। अब इन दोनों का अंतर क्या है, तो जब इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 22 और अंतर हमें निकालना है तो हम माइनस करेंगे, और माइनस इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, -8 को। तो देखिए जब हम 22 से -8 को माइनस करते हैं तो 22, और ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और इसके बाहर भी माइनस है, तो इसका ब्रैकेट जब हटाते हैं तो इस माइनस का इसमें इनटू हो जाता है, और जब माइनस का माइनस में हम गुणा करते हैं तो ये बन जाता है प्लस। तो यहाँ पर 22 और 8 हो जाते हैं प्लस के, 8 हो जाता है प्लस का, और 22 और 8 हो जाते हैं 30। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो वो अंतर हो जाता है इनका 30 डिग्री। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप इनके डिफरेंस को लिख सकते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाता है, तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो -8 है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, तो दोनों के अंतर को निकालने के लिए जैसे हम -2 और फिर माइनस और ये -8। अब यहाँ पर जैसे हम -2 और माइनस का इस माइनस में इंटू करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाता है प्लस का, तो ये हो जाता है +8, है ना। और जैसे हम 8 से यहाँ पर 2 जो है माइनस का है और 8 से हम 2 को घटाते हैं तो ये बन जाता है 6। तो ये +6 जो है ये हमारा उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के बीच के तापमान में अंतर कितना है, तो इसमें है 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर, है ना। और आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, जैसे ये -2 है और वो -8 है, तो दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, तो 6 डिग्री का डिफरेंस हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डी वाले की। यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो है वो शिमला के तापमान से कम है, तो और इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें शिमला और श्रीनगर के तापमान की बात करनी है। तो शिमला और श्रीनगर का जो तापमान है इन दोनों का हमें योग करना है। तो देखिए यहाँ पर शिमला का जो तापमान है वो तो 5 है और इसका तापमान कितना है, 2। तो मैं यहीं पर प्लस कर देता हूँ। तो देखिए -2 और +5। अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितना उत्तर मिलता है,
तो चलिए मैं थोड़ी सी जगह की इसमें कमी है, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए -2 और +5, तो बराबर आपको कितना उत्तर मिलेगा? तो एक संख्या हमारी माइनस की है और एक प्लस की है, और बड़ी संख्या यहाँ पर प्लस की है, तो 5 से हम 2 को माइनस करेंगे और यहाँ पर हमें मिल जाता है 3। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है, अब इनका योग कितना आ रहा है? हमें आ रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किस में आ रहा है? प्लस में। और शिमला के तापमान से कम है क्या? तो ये योग जो है शिमला के तापमान से कम है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि शिमला का तापमान तो 5 डिग्री है और ये दोनों का योग जो है वो आया 3, तो निश्चित हाँ ये इससे कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, अब इनका योग हमने कितना किया? 3 किया, श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या? अब श्रीनगर का तापमान देखिए, तो श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री, और इसका तापमान कितना है? 3 डिग्री। तो इन दोनों स्थानों के जो तापमानों का योग है वो श्रीनगर के तापमान से कैसा है? तो श्रीनगर के तापमान से वो ज़्यादा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -2 डिग्री जो होता है वो छोटा होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना? तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक के द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? चलिए क्वेश्चन को इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा। इन ए क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25, -5, -10 and 15 and 10, what was his total at the end? तो यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर जैक ने जो अंक प्राप्त किए हैं, तो जैक के द्वारा जो अंक प्राप्त किए हैं, तो जैक द्वारा प्राप्त अंक, तो जैक द्वारा प्राप्त जो अंक हैं वो क्या हैं? तो देखिए वो है यहाँ पर 25, -5 ये दूसरा है, और -10, 15 और 10। अब देखिएगा ये जो सभी है, बताइए अंत में उनका कुल योग कितना था? तो कहने का मतलब है कि हमें इनका योग करना है। अब देखिए योग करेंगे तो जो माइनस वाली संख्या है इनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ये, और इनके बीच में हम लगा देते हैं प्लस। ये आपको अगली स्टेप में करना है, इसके नीचे वाले स्टेप में। अब इनका यदि हम योग करते हैं तो योग करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? तो जब हम इनका योग करेंगे तो अब जो माइनस वाले नंबर हैं वो हो जाते हैं माइनस में, जैसे कि ये 25 -5, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये -10 और +15 +10, है ना? तो देखिए आपको इस प्रकार से यदि कोई समस्या लगती है तो आप क्या करेंगे, जो भी प्लस नंबर हैं यानी कि धनात्मक नंबर हैं, प्लस वाले नंबर हैं, उन सबको आप एक साथ जोड़ सकते हैं और माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर -5 -10 दो ऐसे नंबर हैं, और 25, 15 और 10, तो 25, 15 और 10 को हम जोड़ते हैं, तो 25 में हम 15 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 40, और 10 इसमें ये जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ जिन जिन को जोड़ रहा हूँ उनको आप समझिएगा। तो ये मैंने इन तीनों को जोड़ा है, 25, 10 और 15 को, तो ये योग बन जाता है यहाँ पर 50, है ना? ये 50 हो गया, क्योंकि 25 में हम 15 मिलाते हैं, 40 और 10 50, और दोनों माइनस वाले हैं तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा पर। तो 10 और 5 को आप जोड़ते हैं तो ये -15 हो जाता है।
अब 50 से -15 घटाते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर आता है 35 उत्तर आता है। तो जे को जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो नंबर यहाँ पर हो जाएंगे 35। चलिए अब से हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखिए जैक जो स्कोर है वो इन 5 सक्सेसिव राउंड में क्या था, तो ये पहला इनका जो हमने स्कोर लिखा है उसका जो राउंड का स्कोर है वो लिखा है। अब इनका टोटल किया तो वैसे ही टोटल हुआ जैसा हमने यहाँ पर किया है, दोनों में बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं। और यहाँ पर 25 और 15 और 25। अब देखिए इन दोनों 15 और 10 को जोड़ करके यहाँ पर 25 बना दिया है। 25 और 25 को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, 50 और उससे 15 घटाते हैं तो ये 35 हो जाता है। तो यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सोमवार को श्रीनगर का तापमान जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो देखिए पहला प्रश्न तो हमें यहीं पर बन रहा है ना, कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5, और मंगलवार को तापमान 2 सेंटीग्रेड और कम हो गया। अब यहाँ पर और कम होना ये हमें समझना है कि और कम होने का मतलब क्या होगा, क्या -3 होगा, नहीं, -3 तो बढ़ जाएगा, और कम हुआ का मतलब होगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड, समझिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, अब ये हमसे पूछा रहा है, तो मंगलवार को तापमान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 डिग्री, और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब फिर तापमान जो है बुधवार को तापमान कितना था, देखिए, तो यहाँ पर चलिए ये इंग्लिश में हम इसको समझ लेते हैं और इसी प्रकार से हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो सोमवार को जो श्रीनगर का तापमान था वो कितना था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन ट्यूसडे मंगलवार को कितना हो जाएगा, तो मंगलवार को क्या हुआ था, तापमान 2 डिग्री कम हुआ था, ड्रॉप्ड हुआ था, तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है वो लिखा गया है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो मंगलवार को तापमान कितना होगा, तो जब -5 से हम -2 और कम करते हैं तो ये हो जाता है -7 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो मंगलवार को तापमान कितना हो गया, तो यहाँ पर आप हिंदी वाले लिख सकते हैं कि मंगलवार को जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -7 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों नंबर माइनस के हैं, फिर भी वो जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। अब देखिए बुधवार ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, तो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिर बढ़ गया बुधवार को। तो अब हमारा जो टेम्परेचर है वो बुधवार को कितना हो जाएगा, तो बुधवार को कितना होगा टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो -7 डिग्री तो था ही सही, उस दिन हमने देखा। अब वेडनेसडे को क्या 4 डिग्री और प्लस हो गया उसके अंदर, तो -7 में हम 4 और प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मंगलवार का तापमान इतना है और बुधवार के दिन तापमान क्या होगा। अब बुधवार को जो मंगलवार का तापमान था -7 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड और जोड़ देंगे क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ा था। अब दोनों को देखिएगा, जैसे ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो माइनस के नंबर से आप प्लस वाले को घटा दीजिएगा पर चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो -7 और +4 बराबर हो जाता है यहाँ पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बुधवार को तापमान कितना निकल के आया, तो देखिए बुधवार को जो तापमान निकल के आता है वो आ रहा है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और मंगलवार को तापमान जो था वो कितना हो जाएगा, तो मंगलवार को तापमान हमने देखा उस दिन तापमान था -7 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ना, और एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो यहां पर आप डायग्राम भी इसका देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, अब यहां पर A plane is flying at the height of 5000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सॉल्व किया हुआ है, उसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समुद्र का जो तल है वो है। अब यहाँ पर कोई भी एक बिंदु मान लिया हमने, जैसे कि ये ओ बिंदु मान लीजिए। अब यहाँ से एक हवाई जहाज जो है वो ऊपर उड़ रहा है, कितनी मीटर की? 5000 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसी बिंदु से इस हवाई जहाज के नीचे देखिए एक पनडुब्बी है, तो ये पनडुब्बी है। अब ये इस बिंदु से कितने नीचे है? तो ये 1200 मीटर नीचे है। तो दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? अब देखिए प्रश्न यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहा है कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी सीधी जो होती है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो सीधी या खड़ी दूरी है वो कितनी है? अब बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर 5000 प्लस 1200 दोनों को जोड़ दीजिए, बस दूरी निकल के आ जाएगी। तो देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो समुद्र का तल है उस तल से हवाई जहाज की दूरी कितनी है? तो हवाई जहाज की जो दूरी होगी वो यहाँ पर है 5000 मीटर। यहाँ पर जो पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी की दूरी कितनी है? तो पनडुब्बी की जो दूरी है वो उस बिंदु से पनडुब्बी की दूरी, तो ये दूरी कितनी है? तो ये है 1200 मीटर नीचे। दोनों के बीच यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 से 6200 इसका टोटल हो जाता है। तो इतने मीटर इनके बीच दूरी यहाँ पर होती है ना। तो 6200 मीटर। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन को आपको समझ जाना है। जो खाते में से हम राशि निकालते हैं उसे हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं। तो जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो जो जमा की गई राशि उसे हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। और क्वेश्चन आगे बोल रहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मोहन ने क्या किया? जमा किए। तो आप लिख सकते हैं मोहन ने जमा किए कितने? 2000 रुपए, है ना। और निकाले, अगले दिन उसने निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो निकाले कितने? 1642। अब खाते में कितना शेष है? तो खाते में शेष हम देख सकते हैं। तो 2000 में से उसने जितना निकाल लिया और जो बचा वो शेष, तो 10 से हम 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 8, ये हो जाता है 5, 10 से हम 5 घटाते हैं 5, और ये 7, 10 में से 7 जाता है तो 3, और यहाँ पर हो जाता है 2। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो कुल मिलाकर के 358 रुपए जो है वो खाते में शेष बैलेंस के रूप में मौजूद होंगे। चलिए देखिए, डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर था 2000 और विड्रॉ अमाउंट जो था 1642। बैलेंस कितना होगा? तो बैलेंस यहाँ पर 2000 में से हम 1642 को माइनस करेंगे और 358 रुपए शेष होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये बिंदु ए है और यहाँ से बिंदु बी ये है। अब रीता यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 किलोमीटर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी सड़क के अनुदिश वह बिंदु बी से, तो अब बिंदु बी पर वो पहुंच चुकी है। बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब वो कितनी दूरी, तो वो 30 किलोमीटर, तो 20 तो यहाँ तक हो गया, तो मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है सी वाला। अब 30 किलोमीटर की दूरी ये हो चुकी है, तो 20 तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये 20 हो चुकी है। अब इतनी और चली तो ये कितनी 10, तो ये 20 और ये 10, दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है 30। तो यहाँ तक वो उस बिंदु तक चलती है पश्चिम की ओर। अब पश्चिम हम देख सकते हैं इधर है। अब यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए, जैसे कि ये पूर्व था और पूर्व की ओर की जो दूरी है उसे हम पॉजिटिव लिख दें, धनात्मक लिख दें, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। देखिए जो पूर्व है धनात्मक है, तो पश्चिम की ओर जो होगी उसे हम ऋणात्मक निरूपण कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्या से निरूपित कर सकते हैं। और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो यहाँ पर बिंदु ए है। अब बिंदु ए से उसकी अंतिम पोजीशन कौन सी है, स्थिति कौन सी है, बिंदु सी पर, और वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस है 10। और जब हमने देखा कि पश्चिम की ओर की जो संख्या उसे हम माइनस से निरूपित कर रहे हैं, तो यहाँ पर से -10 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसे हम निरूपित इसमें कर देते हैं। चलिए यहाँ पर सेम इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया है। अब ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे कहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो वही सब उसमें यहाँ लिखा है। अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन रीटा मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, बट सी मूव्स अपोजिट डायरेक्शन मीन्स रीटा मूव्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, तो ऋणात्मक पूर्णांक से होगा। अब इस डिस्टेंस जो होगी ए टू बी, ए से बी की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी 30 किलोमीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, तो देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पर 20 - 30 इज इक्वल टू 10 - 10 किलोमीटर्स। तो इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। चलिए देखिए इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा, और दोनों के लिए यहाँ पर डायग्राम जो है वो सेम ही है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। अब मायावी का मतलब क्या होता है, मायावी का मतलब होता है जादुई, है ना। तो जादू यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिन निकल कर आएगा। जादुई का मतलब है कि यहाँ संख्याओं का मैजिक है, संख्याओं नंबर्स मैजिक है, तो संख्याओं का जादू है गणित के अंदर। तो यहाँ पर प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति की संख्याओं का योग समान है। और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग जो है वो मायावी वर्ग है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए किस प्रकार से इसे हल करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए मैं एक जैसा ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पंक्ति की बात करनी है, तो मैं यहाँ पर पंक्ति ले लेता हूँ क्योंकि हमें जगह इसमें यहाँ पर कम होगी, तो इसलिए लिखने में थोड़ी असुविधा होगी। देखिए यहाँ पर मैं पंक्ति ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्तंभ मतलब कि जो कॉलम होते हैं वो ले लेता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर मैं विकर्ण ले लेता हूँ, है ना। इस प्रकार से हम इसे ले लेते हैं। अब देखिए हमें इन दोनों की पंक्तियों का योग करना है। तो जैसे कि ये है पहला वाला है, तो आप इसे जोड़ेंगे तो इन तीनों नंबर्स को आपको आपस में जोड़ना है। फिर आपको इसकी नीचे वाली पंक्ति है, इसके नंबर्स को जोड़ करके देखना है, फिर इसकी नंबर्स को जोड़ करके देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये +5 और -1 + -4 कितना होगा
तो यहाँ पर जैसे कि इन दोनों का योग करते हैं तो ये +5 और -4 -1 ये हो जाता है -5, तो ये इसका उत्तर आया निकल करके 0। अब दूसरी पंक्ति की बात यहाँ पर करते हैं, तो दूसरी पंक्ति में हम देख सकते हैं कि -5 -2 और +7 कितना होगा, मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, इन दोनों का योग -7 हो जाएगा और ये +7, फिर इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 0 +3 और -3, अब जैसे कि ये -3 है तो मैंने इसे इस प्रकार लिख दिया। अब चलिए 0 +3 और -3 बराबर 0, तो यहाँ पर इसकी पंक्तियों का योग बन रहा है सबका 0। अब यहाँ पर हम इसके स्तंभों को हल करते हैं। तो देखिए स्तंभों को हल करेंगे तो स्तंभ का मतलब होता है खड़ी लाइन। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्रकार से सीधे इनको देखना है, ये इनका योग करना है, ये है ना। चलिए स्तंभ 1 की बात करते हैं, उसमें है +5 -5 +0 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस और ये +0 हो जाते हैं। फिर अगले इसकी बात करते हैं -1 -2 +3 बराबर कितना, तो देखिए इन दोनों का योग कितना हो जाता है, -3 और +3 = 0, ये भी शून्य हो जाएगा। इसी के बाद में हम बात करते हैं अगले की, यहाँ पर 4 +7 -3 बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर -4 और -3 7 हो जाते हैं, -7 और फिर +7 बराबर 0। तो इसमें स्तंभों का योग सबका 0 आ रहा है, इसमें पंक्ति का भी 0 आ रहा है। अब हम इसके विकर्ण की बात करते हैं। अब देखिए विकर्ण जो होते हैं ना वो तिरछे देखे जाते हैं, क्योंकि वर्ग जैसे होता है ना, तो यहाँ पर मैं अलग चित्र बना देता हूँ थोड़ा सा। विकर्ण में हमें से तिरछे देखना है, ये एक विकर्ण हुआ और ये दूसरा विकर्ण है। तो अब आपको 5, 2 और -3 को लेना है। तो विकर्ण 2 है, तो यहाँ पर 5 + -2 और +-3 कितना होगा, तो देखिए 5 और -2 -3 ये बराबर हो जाते हैं 0। प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे -5 और ये +5, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 - 5 बराबर 0। तो विकर्ण भी 0 हुआ। अब अगला विकर्ण बचता है हमारा 0 + -2 और +-4। ये देखिए, सॉरी ये 0 नहीं होगा, देखिए 0 और -2 -4 इज इक्वल हो जाता है, ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं -6। 0 - 6 इज इक्वल -6, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ एक वर्ग को देखा। अब यदि इसके सभी वर्ग, विकर्ण, पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों का योग जो है उस सब का 0 होता, तो ये मायावी वर्ग होता, जादुई वर्ग हो जाता, मैजिकल स्क्वायर हो जाता। परंतु यहाँ पर हमने देखा कि एक विकर्ण का जो योग है वो अलग आ गया, है ना। अब उसी प्रकार से हमें इसको हल करना है। अब देखिए, जब इसे हल करेंगे तो इसे हल किस प्रकार से करेंगे, चलिए थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। अब सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस दूसरे के लिए हल करते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक पंक्ति और स्तंभ, इसी के साथ में यहाँ पर विकर्ण कर लेते हैं। अब आप संख्याओं को प्लस माइनस तो समझ गए, तो मैं डायरेक्टली इसको थोड़ा सा फटाफट करता हूँ। देखिए, पंक्ति में हम पहले को जोड़ेंगे, 1 + -10 होगा और +0 होगा। तो यहाँ पर ये प्लस है और ये -10 इज इक्वल, यहाँ पर हो जाता है -9। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं तीनों संख्याएं जो है माइनस की है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और सब में माइनस का चिन्ह है, तो आप माइनस लिख सकते हैं। तो देखिए, 4 और 3 7 और 2 9 और उसी 9 के अंदर हो जाता है माइनस चिन्ह, क्योंकि सब में माइनस है, तो यहाँ पर -9। चलिए फिर अगले को देख लीजिएगा, यहीं पर
6 माइनस का है, 7 माइनस का है। तो देखिए -6 और -7 हो जाते हैं -13 और +4। तो अब जब आप -13 से +4 को घटाते हैं तो कितना आता है? -9, क्योंकि संख्या 13 जो है वो माइनस की है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे स्तंभ की। अब स्तंभ में हमें खड़े रूप में जोड़ना है, तो खड़े रूप में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 1 और प्लस -4 प्लस -6 है ना, ये बीच में प्लस है। अब देखिए 1 -4 -6 कितना हो जाता है? तो ये 6 और 4 हो जाएंगे -10 और ये 1, फिर हम 10 में से 1 घटा देते हैं तो ये हो जाता है -9। फिर अगले स्तंभ की बात करते हैं, तो अगले में यहाँ पर होगा -10 -3 और +4। तो फिर देखिएगा ये -13 हो गया और इससे हम +4 को घटाते हैं तो यहाँ पर भी -9। अगले स्तंभ की बात करते हैं, 0 -2 और -7 कितना हो जाता है? तो ये 0 और -9 इज इक्वल -9। तो इसमें सभी का जो योग निकल कर आ रहा है, पंक्ति का -9 है, स्तंभ का -9 है। अब हमारे सामने है विकर्ण। तो अब हमें चलना है इस प्रकार से, इसके विकर्ण को तिरछा ये। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1, बीच में लिखा है -3 और यहाँ लिखा है -7 और इस विकर्ण में यहाँ पर है -6 -3 और 0। चलिए अब देखिए विकर्ण को हल करेंगे तो 1 प्लस -3 और प्लस -7, ये कितना होगा? 1 -3 -7 बराबर, तो ये हो जाते हैं दोनों -10 और 1 बराबर -9। फिर इसके बाद में अगले विकर्ण की बारी, तो -6 -3 प्लस 0 कितना होगा? -9 प्लस 0 बराबर -9। तो देखिए यहाँ पर इसके सभी वर्ग के जो स्तंभ, कॉलम और विकर्ण है, इन सब का जो योग है वो आ रहा है हमें -9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक जादुई वर्ग है, एक मायावी वर्ग है, क्योंकि इसमें संख्याओं को किधर से भी जोड़ेंगे एक जैसा उत्तर हमें निकल कर आ रहा है। तो जो सेकंड नंबर का यहाँ पर वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, ये एक मैजिक स्क्वायर, जादुई मायावी वर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर a और b निम्नलिखित मानों के लिए a - b बराबर a + b का सत्यापन कीजिए। और यहाँ पर दोनों के लिए मैंने a बराबर पहला हम देखेंगे, इसमें फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड और फिर फोर्थ वाला। तो सबसे पहले किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए हमें a - b बराबर a + b। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो पहला है, तो हमें यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं इसको। a बराबर कितना दिया है? 21 और b बराबर कितना दिया है यहाँ पर? 18। तो a की जगह पर तो हमें 21 रखना है और b की जगह पर हमें रखना है 18। चलिए इसमें मान रख दीजिएगा। तो देखिए 21 और माइनस और b की जगह माइनस, क्योंकि b में माइनस लगा है तो यहाँ पर 18 प्लस का भले हो पर हम उसमें माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर फिर 21 + 18। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, कितना उत्तर आता है? तो 21, और ये जब माइनस माइनस होते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे इस माइनस का, इसमें इनटू होता है। तो ये 18 और इधर भी 21 + 18। अब दोनों को आप जोड़ सकते हैं, दोनों साइड बराबर हो चुकी है। तो 8 और 1 ये 9, 2 और 1 3। अब सेम ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। चलिए इसी प्रकार से आपको सेकंड वाले को हल कर लेना है। सेकंड वाले में क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से लिखते हैं इसको a - b
और बराबर a प्लस बी। अब यहाँ पर हमारे लिए a की वैल्यू कितनी है 118, तो यहाँ पर रखेंगे हम 118 माइनस फिर b की वैल्यू कितनी है 125, तो ये 125 रखा, फिर यहाँ पर 118 फिर 125, ठीक है। और इसके अंदर हमें माइनस लगाना नहीं भूलना है क्योंकि b में माइनस लगा है ना। तो यहाँ पर 118 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 125 और 118 प्लस 125। अब देखिए दोनों को आप जोड़ेंगे सेम उत्तर ही निकल कर गया क्योंकि दोनों साइड में संख्या सेम है। अब इससे आपको क्या है कि ये चीज़ सीखने को समझना है कि यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो दो माइनस होते हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो वो संख्या प्लस में बदल जाती है। ये चीज़ आपको सीखने को इससे मिल रही है इस सवाल से। अब आप इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पहली संख्या 8 और 5 हो जाते हैं 13, 3 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 और 1 2 243। सेम ऐसे 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2, दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं। अब इसी प्रकार से आप इस सी वाले को तीसरे वाले को भी हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी रखना है 75 माइनस 84 माइनस 84, फिर यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे 75 प्लस 84, फिर वही संख्या यहाँ पर प्लस में हो जाती है ये। अब इन दोनों को आपको जोड़ कर देना है, तो ये जोड़ कितना हो जाता है 4 5 9 और 8 और 7 15 159, यहाँ पर भी यही हो जाएगा। चलिए अब d वाला जो है इसे देखिएगा, इसे मैं यहाँ में सॉल्व कर देता हूँ d वाले को, जो चौथा है हमारा। अब हमारे साथ a का मान है 28, ये रखा, माइनस b के लिए कितना है 11 माइनस 11 बराबर यहाँ पर 28 प्लस 11, 28 प्लस 11 बराबर 28 प्लस 11, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 1 9 2 और 1 3, है ना, 8 और 1 9 और 2 और 1 3 39, फिर ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में हमें जो छोटा और बड़ा या फिर बराबर चिन्ह का प्रयोग करना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, तीनों में से जिसका भी यूज कर सकते हैं वो हमें करना है। अब इसका प्रयोग करने के लिए हमें समझना होगा, जो पहला वाला ए वाला दिया है उसे देखिएगा, -8 -4 दोनों के प्लस हो रहा है, कितना बनेगा, तो सीधे मैं यहीं पर बना देता हूं। जैसे -8 -4 को जब आप जोड़ते हैं तो ये बन जाता है -12, तो ये कितना बनेगा -12। अब यहाँ पर देखिए, अब जब -8 है, इसे तो -8 ही रहने देंगे और दोनों में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अंतर है और यहाँ पर भी, तो ये बन जाता है +4। अब इसे आप -8 से 4 को घटाते हैं तो इसका उत्तर निकल के आता है -4। अब आपके सामने बात यह है कि ये आपको देखना है कि -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। तो आपको पहले ही कहा कि माइनस में जो संख्या होती है वो जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, और प्लस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी होती है, और माइनस जितनी छोटी होती है उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर हम इस निशान का प्रयोग करेंगे, ये है ना, और इसका मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए इसका मतलब हो जाता है कि -12 जो है वो छोटा है, ये नोक जिस तरफ होती है वो छोटे को दर्शाता है और जिसके दोनों जो सिरे खुले होते हैं वो बड़े को दर्शाता है। तो यहाँ पर -4 जो है वो बड़ा है, ज़्यादा है इस नंबर से। चलिए अगले को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें -3 + 7 -19,
अब यहाँ पर जब इस माइनस का इंटू करते हैं इस 19 के अंदर, तो ये नंबर जो है यहीं पर -3 और -19 ये दोनों जो है -22 हो जाएंगे और फिर आप +7 कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने इसे और इसे जोड़ दिया तो ये दोनों हैं जो हैं -22 बन जाएंगे और +7। अब यहाँ देखिएगा तो ये 15 और ये दोनों नंबर फिर माइनस के हैं। अब इनके बीच में प्लस है तो प्लस का इसमें इंटू होगा तो भी माइनस हो जाता है। तो ये हो जाता है 15 -8 -9। अब इसका मान कितना बनेगा? तो 8 और 8 9, 8 9 जो होते हैं 17 हो जाते हैं। तो ये 15 -17 हो जाएगा। और यहाँ पर 22 से जब हम 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है? तो यहाँ पर हो जाता है -15। तो इसमें आएगा -15 और यहाँ पर इसमें 17 से हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब फिर आपके सामने है कि -15 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो यहाँ पर कहेंगे कि -2 जो है ये बड़ा है। फिर इस बॉक्स के अंदर किस प्रकार का निशान आएगा? तो इसके अंदर भी इसी प्रकार का निशान आएगा। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस दूसरे वाले को कि -15 जो है वो छोटा है -2 से। -2 जो है वो बड़ा है 15 से। -2 इज ग्रेटर देन -15, है ना। और यह बोल सकते हैं कि -15 इज लेस देन -2। चलिए अगले वाले को देखते हैं, सी वाले को। देखिए सी वाले में यहाँ पर 23 -41 +11। तो आप 41 से ही 23 को घटा दीजिएगा। 41 से 23 को घटा दें तो जब 41 से हम 23 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, सी वाले को यहाँ लिखता हूँ। देखिए तो 23 है और -41 है और +11 है। अब ये हमारा बॉक्स है ना। तो 41 से 23 को घटाते हैं तो ये बच जाता है -18 +11। ये हमारा बॉक्स बना हुआ है और इसके इस साइड में है 23 41। तो देखिए यहाँ पर भी 41 से 23 घटेगा तो यहाँ पर भी -18 और यहाँ पर -11 है। तो अब देखिए दोनों साइड संख्या सेम है पर प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो उसमें -18 जो होगा इससे 11 जो है वो घट जाएगा और 11 जब इससे घटेगा तो यहाँ पर संख्या आ जाती है -7। और इस साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे पर चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हो जाता है -29। 8 और 1 9 और 1 और 1 2। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो इन दोनों में से जो -7 होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें हम इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करेंगे। -7 इज ग्रेटर देन -29, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि -29 इज लेस देन -7। चलिए -7 यहाँ पर बड़ा होगा। अब यहाँ पर अगले को देखते हैं, डी वाले को। चलिए पहले इनको हम साफ कर लेते हैं, मिटा देते हैं इन सभी को। अब हम कौन से क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं? तो अब हम पहुंच चुके हैं डी वाले पर। देखिए डी वाला, अब डी वाले में क्या है कि यहाँ पर 39 है प्लस माइनस, मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है और फिर ये -15, फिर ये बॉक्स बना है इधर। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है 36, फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 52 52 और यहाँ पर देखिए बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये 36। अब इसमें दोनों प्लस नंबर है 36 36, ये दोनों आपस में जुड़ करके बन जाते हैं 72 72 और -52। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। अब यहाँ पर देखिए दो माइनस के नंबर है, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं या फिर आप 39 से 24 को पहले घटा सकते हैं। तो आप या तो 39 से 24 को घटा दीजिए या फिर आप -24 और -15 को जोड़ दीजिए। तो जब आप -24 15 को जोड़ते हैं तो ये देखिए 4 और 5 हो जाता है माइनस यहाँ पर 9, 1 और 2 3, तो ये -39। अब देखिए यहाँ 39 -39 हो चुका है और यहाँ 72 -52 हो चुका है। तो 72 से हम 52 को घटाते हैं तो ये हो जाता है 20 और यहाँ पर हो जाता है 0। अब बताइए बॉक्स में किस साइड का निशान आएगा? दोनों में से कौन बड़ा है? तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि 20 जो है वो ही बड़ा है, पर यदि 20 माइनस का होता तो 0 बड़ा हो जाता। ये भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि माइनस वाले नंबर जितने बड़े होंगे उतने ही छोटे होंगे, 0 से भी वो छोटे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ई वाला है। अब यहाँ पर है -231 प्लस 79 प्लस 51, फिर बॉक्स बना हुआ है और सेम यही -399 और प्लस 159 प्लस 81। अब देखिए दोनों प्लस नंबर को आप जोड़ लीजिएगा। तो जब आप दोनों प्लस नंबर को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाता है -231। आप दोनों प्लस करेंगे 79 और 51 को, तो ये हो जाते हैं 130। ठीक है, और ये हमारा बॉक्स हो गया। फिर यहाँ पर 399 और इस साइड में दोनों प्लस नंबर हैं 159 और 81। इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 240। ठीक है ना। अब आप 231 से 130 को घटाइए तो यहाँ पर हो जाता है 101। 231 से 130 को घटाया है 101। फिर ये हमारा बॉक्स हो गया। यहाँ पर 399 से 240 को घटाइए और यहाँ पर बच जाता है 159। मैंने घटा रखा है ताकि हमारा सवाल जल्दी से हो जाए। अब दोनों में से कौन बड़ा हुआ? तो देखिए यहाँ पर 101 जो नंबर है ये माइनस का है, तो ये बड़ा होगा। दिखने में छोटा लग रहा है पर माइनस की होने से वजह से ये बड़ा होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का निशान होगा। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर हम निशान लगाएंगे ये, और इसमें हमने लगाया था ये, है ना। चलिए अब आप समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझिएगा और बहुत मज़े आएंगे इसमें आपको, बहुत कैसे आप इसको हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर पानी के एक तालाब के अंदर सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ जो है वो अंदर की ओर हैं, मतलब ऊपर से हम नीचे जा सकते हैं। और एक बंदर जो है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, और पानी जो है वो है 9वीं सीढ़ी पर। तो पानी कहाँ पर है? 9वीं सीढ़ी पर। अब यहाँ पर इसमें हमें 3 प्रश्न मिलेंगे और उन तीनों प्रश्नों को हम अलग अलग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बंदर को देख लेते हैं। देखिए ये वो बंदर है। अब यहाँ पर बंदर जो है वो क्या कर रहा है? एक छलांग में वो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जंप करता है, कूदता है, ठीक है ना। और अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक छलांग में वो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है और अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चला जाता है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? अब वो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये पहली सीढ़ी है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, ये चौथी सीढ़ी, ये 5वीं सीढ़ी, ये 6ठी, ये 7वीं और ये 8वीं और ये 9वीं सीढ़ी, और 9वीं सीढ़ी के पास में पानी है। चलिए अब देखिए बंदर जो है वो अभी कहाँ पर है? तो वो अभी है पहली सीढ़ी के ऊपर 1 नंबर पर। यहाँ पर जो बंदर है वो बैठा हुआ है। अब वो जैसे यहाँ से जंप करता है तो वो 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर कूदता है। एक छलांग में वो 3 सीढ़ियाँ कूदता है। तो जब वो बंदर यहाँ पर है तो वो 3 सीढ़ियाँ कूदेगा। तो देखिए 1 2 3, और इन तीनों को कूदते हुए वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? तो वो पहुँच जाएगा, अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 पर था 3 सीढ़ियाँ कूदा तो वो कहाँ पहुँच गया? 4 पर। फिर उसके बाद में अब वो 2 सीढ़ियाँ वापस पीछे की ओर भी आता है, क्योंकि वो अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आता है। मतलब जिधर से वो
नीचे आ रहा है ना उधर ही वो चढ़ जाता है, तो यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए ये आपकी पहली छलांग मानी जाएगी इस बंदर की, और 2 वो वापस कूदता है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे 4 है तो 4 से आप -2 कर देते हैं, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 पर। तो बंदर पहली छलांग में यहाँ कूदा था, फिर 2 सीढ़ियाँ इधर आ गया, तो बंदर अब कहाँ आ गया, वापस यहाँ पर आ गया, है ना। अब वो फिर यहाँ से अगली छलांग लगाएगा। तो देखिए ये है 2 पर, और 2 में फिर हम 3 जोड़ते हैं, तो बंदर अब कहाँ कूदेगा, 5 पर कूदेगा। और 5 से बंदर जो है वो फिर 2 घटाएंगे, तो 5 - 2। तो अब जब वो 5 से वापस पीछे की ओर 2 चढ़ेगा, तो 5 से 2 कितना हो जाता है, 3। अभी तक उसकी जो छलांगे हैं वो कितनी हो चुकी है, तो देखिए 4 छलांग वो लगा चुका है ना। आपको जो पीछे छलांग लगाते हैं वो भी गिनना है, आगे लगा रहा है वो भी गिनना है, क्योंकि छलांगे पूछिए कितनी छलांग में वो पानी तक पहुंच सकेगा। तो यहाँ पर अभी तक बंदर जो 4 छलांग लगा चुका है। अब वो कहाँ पर आ गया, वो 3 पर आ गया। फिर वो अपनी छलांग लगाता है और वो पहुंच जाता है 6 पर, क्योंकि अब जब हम 3 में 3 और जोड़ते हैं तो 6 पर बंदर पहुंच गया। और यहाँ 6 से जब हम वापस 6 - 2 करेंगे, तो बंदर पीछे की ओर जब छलांग लगाए तो कहाँ पहुंचेगा, 4 पर। अब देखिए कितनी छलांगें हो चुकी हैं। फिर वो 4 से अगली छलांग लगाता है, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, तो 4 + 3 वो पहुंचा 7 पर। 7 से फिर हम -2 करेंगे, तो वो कहाँ पहुंचा, तो 7 - 2 वो पहुंचा 5 पर। फिर 5 पर पहुंचने के बाद वो बंदर फिर से छलांग लगाएगा, तो वो कहाँ पहुंचेगा, 8 पर। अब यहाँ पर 5 + 3 किया, 8 पर पहुंचा। फिर 8 से हम -2 करेंगे, क्योंकि 2 फिर वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये पहुंचा 6 पर, है ना। तो 8 - 2 6। अब 6 पर जब वो है तो फिर वो 3 आगे बढ़ेगा, तो 6 और 3 कहाँ पर पहुंच गया बंदर, 9 पर। और जब वो 9 पर पहुंचा तो मतलब वो पानी के पास पहुंच गया। अब बताइए कि उसने कितनी छलांगे लगाई। तो आप क्या करेंगे कि सीधे जो ऊपर का, जैसे कि ये पहली छलांग थी, ये दूसरी मान लीजिएगा, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी, 6 तो ऊपर की ओर हैं, और 1 2 3 4 5 नीचे हैं। तो टोटल कितनी छलांगे लगाई, तो उसने 11 छलांग लगाई है ना। अब देखिए आपकी पहली छलांग ये होगी, और दूसरी छलांग ये रिवर्स लगाई है उसने पीछे की ओर। फिर तीसरी छलांग ये होगी, और चौथी छलांग उसने फिर ये रिवर्स लगाई है। तो क्योंकि वो एक बार नीचे कूदता है और 2 सीढ़ी ऊपर भी चढ़ जाता है, तो इस प्रकार से यदि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जंप लिखना है उसके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कितनी छलांग उसने लगाई। तो टोटल वो यहाँ पर 11 छलांग लगाएगा, है ना। तो आप इसे जब सॉल्व करें तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, जैसे कि ये लिखा आपने कि फर्स्ट जंप जो उसका लिखेंगे, तो फर्स्ट जंप में वो कहाँ पर था, 1 पर। तो 1 में आप क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो फर्स्ट +3 4, है ना। फिर जब सेकंड जंप वो लगाएगा, तो सेकंड जंप में क्या होगा कि दूसरी छलांग के अंदर वो 4 पर है, तो 4 से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है, तो फिर ये हो जाएगा 2। फिर आप तीसरी छलांग लगाएंगे, ऐसे आप लिख करके तीसरी छलांग में फिर वो कहाँ पर है, 2 पर। फिर आप उसमें 3 जोड़ेंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 5 पर। फिर आप चौथी छलांग लगाएंगे, चौथी छलांग के अंदर क्या होगा, जंप के अंदर 5 - 2, फिर वो हो जाएगा 3, फिर अगली छलांग। तो इस प्रकार से अभी आप इसको लिख सकते हैं। मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताया ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, पानी पीने के पश्चात वो बंदर वापस जाना चाहता है, और इस कार्य के लिए वो एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है, और कितनी छलांग में वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा।
तो देखिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी का मतलब है कि हमें उसे वापस एक नंबर पर पहुंचाना है। तो फिर चलिए हम उसी डायग्राम का यहाँ पर सहारा लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, 3, 2 और ये 1 है ना। चलिए अब बंदर यहाँ पर नवी सीढ़ी पर बैठा है, पानी पी चुका है और पानी पीने के बाद वो सीधा एक छलांग में कितना चलता है, तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चलता है। तो अब देखिए 9 से 4 कितना होगा, तो हमें बंदर को वापस ले जाना है। हमें 9, 10, 11, 12 नहीं करना है, हमें 9 से 4 को घटाना है। तो जब 9 से हम -4 करते हैं तो बंदर कहाँ पहुँच जाता है, तो बंदर सीधा 9 से हम 4 को घटाते हैं तो कहाँ पर पहुँच जाता है, 5 पर। अब बंदर पहुँच गया कहाँ पर, 5 पर। अब बंदर क्या करता है कि वो जैसे नीचे से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, पर वो बंदर फिर वापस से अगली 2 छलांग नीचे की ओर लगा देता है। अब वो 5 पर है, तो अब 5 से वापस 5 में +2 करेंगे, क्योंकि बंदर जो है वो यहाँ पर है। तो वो क्या करेगा कि जब अगली जंप वो विपरीत लगा रहा है तो वो कहाँ पहुँच जाता है, तो वो पहुँच जाता है 7 पर। अब बंदर यहाँ आ चुका है, अब फिर वो अपनी अगली जंप लगाता है और फिर वो वापस 7 - 4 करते हैं तो बंदर कहाँ पहुँच गया, 3 पर, है ना। और 3 से वो क्या करता है कि 2 वापस रिवर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर 3 में हम फिर 2 जोड़ते हैं तो बंदर फिर पहुँच जाता है 5 पर। अब 5 से फिर वो छलांग लगाएगा, तो 5 से फिर हम 4 घटाएंगे तो 5 - 4, बंदर कहाँ पहुँच गया, 1 पर। अब देखिए बंदर यहाँ 1 पर पहुँच गया, अब रिवर्स नहीं लगाएगा क्योंकि उसे तो 1 पर ही तो पहुँचाना था। तो सिंपल यहाँ पर कितनी छलांगे लगाई, तो देख सकते हैं 3 छलांगे ऊपर है और 2 छलांगे नीचे हैं। तो टोटल उसने कितनी छलांगे लगाई, तो उसने यहाँ पर कुल 5 छलांगे लगाई, है ना। तो 5 छलांग में वो वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए, तो जो हमें नीचे की ओर है उनको ऋणात्मक से और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक संख्या से पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। अब ये भाग 1 है और ये भाग 2 है और इसी में हमें फिर 2 प्रश्न और मिलेंगे, ए और बी करके। तो देखिए भाग ए जो है उसमें हमें दिखाया गया है यहाँ पर -3। अब -3 क्या है, तो जो सीढ़ियाँ यहाँ पर नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियाँ हैं उनको ऋणात्मक लिखा है, तो जिससे वो -3 और फिर वो 2 ऊपर चढ़ जाता था। फिर यहाँ पर हम देखें तो आगे फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे जब तक इनका योग -8 ना हो जाए, है ना। तो चलिए मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर होगा -3 +2, फिर -3 और +2, है ना। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे -3 +2, है ना, और -3 +2। देखिए अब टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 है वो कितनी बार आ चुके हैं, तो वो आ चुके हैं 8 बार। तो 8 बार ये आ चुके हैं, सॉरी -3 × 8, तो ये हो चुके हैं -24। और नीचे यदि हम देखें तो यहाँ पर भी 2 जो है वो कितनी बार आ चुका है, 8 बार, ये हो जाता है 16। अब देखिए -24 से हम 16 को घटाते जोड़ते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है -8, क्योंकि 24 से यहाँ पर 16 जो है वो घटेगा तो उत्तर आएगा -8। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे की, बी वाले की। चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए जो बी वाला यहाँ पर होगा उसे हम हल करेंगे, बी वाले को, है ना। तो 4 - 2
प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। देखिए 4 यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार हो चुका है, तो इसका योग कितना बनेगा, 4 4 4 4 बार जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 16, और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 ये -8। तो 16 में से हम 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 8। और ये 8 क्या है, ये प्लस का है, और वो 8 क्या था, माइनस का, और ये प्लस का। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें ए में जो -8 था, 8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है, तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो -8 आया था, तो मतलब अंदर 8 सीढ़ियां नीचे चढ़ करके उतर करके नीचे आया, और यहां पर आ रहा है हमें +8। अब ये किसको निरूपित करेगा, तो ये बंदर को ऊपर चढ़ने को बताएगा, तो ये यहां पर रिप्रेजेंट करेगा 8 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाने को, है ना। तो ये 8 सीढ़ियां जाने को और वो 8 सीढ़ियां आने को, तो यहाँ पर आना जाना मतलब उतरना और चढ़ना, इनको ये प्रदर्शित करता है। तो ये था आज का हमारा गणित से संबंधित जो पहला चैप्टर था, उसकी एक्सरसाइज 1.1। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपने हमें इधर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।